एक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से बीत रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे कि वो हमेशा के लिए परेशान रहने लगता है। मतलब कि एक दिन अचानक उसकी पत्नी आत्महत्या कर लेती है और उसके पीछे का कारण भी पता नहीं चलता कि उसकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, उस पुलिस ऑफिसर की पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उस महिला ने आत्महत्या कर ली, और उसका पति जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे बहुत ही शॉकिंग बातें पता चलती है। तो दोस्तों, क्या ये ऑफिसर अपनी पत्नी के असली कातिल को ढूंढकर उसे सजा दिला पाएगा या फिर पुलिस डिपार्टमेंट से खुद ही सस्पेंड हो जाएगा? यही देखेंगे हम आज की मिस्ट्री थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है 47 डेज। ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमेशा की तरह आपको एंडिंग में एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें विशाखापट्टनम के बीच को दिखाया जाता है, जहाँ पर सवेरे सवेरे एक बंदा अपने डॉग के साथ जॉगिंग कर रहा होता है। अब उस बंदे का कुत्ता बीच के पास एक बंदे की डेड बॉडी को फाइंड आउट करता है। अब उसके बाद क्या था, थोड़ी देर में सारे मीडिया वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इसी के साथ पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। रवि वर्मा नाम का एक इंस्पेक्टर क्राइम लोकेशन पर पहुंचकर इंस्पेक्शन करने लगता है, फिर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और उसके बाद ये सीन 39 डेज के बाद शिफ्ट होता है। मतलब कि यहाँ पर 47 डेज तक काउंटडाउन शुरू होता है। खैर, अब यहाँ पर गोवा के बीच के पास हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जिसका नाम है सत्या। उस बीच के पास जब पार्टी शार्टी चल रही होती है और तभी सत्या की पत्नी पदू समंदर के अंदर जाने लगती है। तभी सत्या अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करता है और बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो उसकी बेबी है ही नहीं। मतलब सत्या बस पदू को इमेजिन कर रहा था। खैर, अब सुबह होने के बाद सत्या की बेटी स्वेच्छा उसे कॉल करती है और अपने बर्थडे पर विशाखापट्टनम आने के लिए कहती है, और वो भी जल्द से जल्द। इसलिए अब दूसरे दिन सत्या गोवा से निकलकर विशाखापट्टनम आ जाता है। अब विशाखापट्टनम आने के बाद सत्या राजाराम नाम के एक बंदे के पास जाता है, जो कि फिलहाल एक व्हीलचेयर की मदद से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। और दरअसल दोस्तों, पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें सत्य की वजह से ही वो व्हीलचेयर पर आ गया था, और वो कैसे, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और दोस्तों, सत्य ने अपनी बेटी स्वेच्छा को राजाराम के घर पर ही रखा होता है। खैर, अब उसके दूसरे दिन टीवी पर यही न्यूज चलने लगती है कि बीच के पास एक बंदे की डेड बॉडी पाई गई है। उसी का नाम था श्रीनिवास और वो एक फार्मास्यूटिकल एमडी था। अब एक अनजान बंदा जज को लेटर लिखता है और इसी वजह से ये केस दोबारा से रीओपन हो जाता है। अब रवि नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने श्रीनिवास के केस को डील किया था और वो सत्या के घर पर आकर इसी केस के बारे में बकबक करता रहता है। मतलब कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, इसलिए रवि सत्या को ये सब कुछ बताने के लिए आया था और वो ड्रिंक करने के लिए सत्या के घर पर आता है। अब एक्चुअली श्रीनिवास ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने दोबारा से रवि को इस केस की री-इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है और यहाँ पर सत्या अपनी बीवी पदू को भूल नहीं पाया है। खैर, अब उसके बाद सुबह होने के बाद रवि सत्या को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में मेरी वो फाइल है, वो श्रीनिवास की फाइल। रात में मैंने दारू पीकर ऐसे ही वहाँ पर भूल कर आ गया, उस फाइल को तुम अपने पास रखो, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। अब उसके थोड़ी देर बाद सत्य कैजुअली उस फाइल की स्टडी करने लगता है तो वो देखता है कि श्रीनिवास के हाथ पर भी वैसा ही मार्क है और ऐसा ही सेम मार्क सत्या ने अपनी बीबी पदू के हाथ पर देखा था। मतलब कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। अब उसके बाद सत्या श्रीनिवास के फ्लैट पर जाता है और दरवाजा खटखटाने पर श्रीनिवास की बीबी दरवाजा ओपन करती है और वो कहता है कि मेरा नाम एसीपी सत्या है, मैं श्रीनिवास के केस के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए आया हूँ। इस तरह से पहले वो उसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने लगता है, क्या इन दोनों में झगड़ा हुआ था, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। श्रीनिवास की पत्नी कहने लगती है कि एक्चुअली उस दिन रात को हम पार्टी पर गए थे और वहाँ पर किसी का कॉल आने की वजह से श्रीनिवास थोड़ा साइड में गया था। अब श्रीनिवास की पत्नी वहाँ पर बहुत देर तक इंतजार करती रही, लेकिन वो लौट कर नहीं आया, जिसकी वजह से वो वापस घर पर आ गई। लेकिन उसके अगली सुबह उसे पता चला कि श्रीनिवास की मौत हो गई है। सो अब यहाँ पर सत्या श्रीनिवास की पत्नी को अपना नंबर देता है और फिर उस अपार्टमेंट से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी उस अपार्टमेंट का सेक्रेटरी सत्या को रोककर उसे पूछने लगता है कि अरे भाई, तुम कौन हो और कहाँ से जाकर आ रहे हो? सत्या कहने लगता है कि मैं एसीपी, क्योंकि पिछले 1 महीने से वो कमरा बंद पड़ा था। तो सेक्रेटरी कहता है कि तो फिर तुम श्रीनिवास की बीबी से कैसे मिलकर आ गए? अब उस फ्लैट की चाबी लेकर उस घर को ओपन करते हैं और अंदर जाने के बाद घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। सत्या सेक्रेटरी को यही बात समझाने लगता है कि
अरे सर नहीं नहीं, मैंने अभी तो यहाँ पर एक लड़की को देखा था, उस लड़की को अपना फोन नंबर भी दिया, लेकिन वो सेक्रेटरी सत्या की बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे खामखा डांटने लगता है। अब सत्या को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे का कॉलर पकड़ लेता है। उसके बाद क्या था, कमिश्नर सत्या को बुलाकर उसे डांटने लगता है कि अगर उस बंदे ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो तुम्हारी जॉब जा सकती है। तो बोलो क्या तुम यही चाहते हो? नहीं ना, तो फिर तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? और वो तो अच्छा हुआ कि वो बंदा मेरा फ्रेंड निकला। लेकिन यहाँ पर सत्या कमिश्नर को समझाने की कोशिश करता है कि सर मुझे लगता है कि श्रीनिवास और मेरी पत्नी पदू के केस का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। जिस पर कमिश्नर कहने लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड रवि ने ही इस केस को डील किया था और श्रीनिवास ने आत्महत्या कर ली है, बस केस क्लोज। अब इस केस के ऊपर ज्यादा जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। खैर अब उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब कि कुछ महीने पहले सत्या अपनी ट्रेनिंग खत्म करके विशाखापट्टनम आया था और पहले ही से सत्या और पदू ये दोनों रिलेशनशिप में थे। उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर वो दोनों शादी कर लेंगे, मतलब कि शायद ये दोनों अनाथ होते हैं। अब उसके बाद फाइनली सत्या अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाता है और लकीली इस पुलिस स्टेशन में सत्या का बेस्ट फ्रेंड रवि भी होता है। अब पुलिस स्टेशन में जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी कुछ स्टूडेंट आकर पुलिस स्टेशन के पास धरना देने लगते हैं। दरअसल यहाँ पर बात ये होती है कि राजाराम नाम के कांस्टेबल ने एक स्टूडेंट को पकड़ा था। तलाश लेने पर उस स्टूडेंट के जेब में ड्रग्स का पैकेट मिलता है और राजाराम उस स्टूडेंट से और थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन राइट वाले आकर पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं और उस स्टूडेंट को बेल पर रिहा करवा दिया जाता है। अब ये सिचुएशन देखकर सत्या हल्की से राजाराम को वार्निंग देते हुए कहता है कि अरे सर आप तो 15 साल से इस डिपार्टमेंट में हैं। अगर ह्यूमन राइट वालों ने हमारे ऊपर कोई केस कर दिया तो सारे पुलिस वाले सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन राजाराम यहाँ पर सत्या को कहने लगता है कि अरे सर मेरी बात तो सुनिए, आज रात 2 बजे 2 करोड़ रुपए का माल ट्रांसफर होने वाला है और अगर हमने उस ड्रग की डील को नहीं रोका तो काफी सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अब सत्या राजाराम की बातों पर विश्वास कर लेता है और रात को सत्या, रवि और राजाराम ये तीनों ही उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो सच में वहाँ पर कुछ लोग ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे होते हैं। सत्या कहता है कि चलो फटाफट से उन लोगों को पकड़ते हैं, लेकिन रवि कहता है कि सत्या हम अकेले कैसे जा सकते हैं? तुमने देखा ना वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हमें बैकअप बुलाना चाहिए। लेकिन सत्या ज्यादा देर तक यहाँ पर वेट नहीं करना चाहता, इसलिए वो रवि को गाड़ी में रुका कर सत्या और राजाराम वो दोनों वहाँ पर जाने लगते हैं। तो यहाँ पर सत्या उन लोगों से फाइट करके इस डील को रोक लेता है और काफी सारा ड्रग्स का माल पकड़ लेता है। तो उसके अगले दिन हम देखते हैं कमिश्नर सत्या के पास आकर उसे अप्रिशिएट करने लगता है और उसे डांटने भी लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, तुम्हें बैकअप मंगवाने के बाद ही उन्हें पकड़ना चाहिए था, क्योंकि हर बार तुम ऐसे केस में कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए आगे से ध्यान रखना। खैर अब उसके बाद सत्या और पदू ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब पदू जिस हॉस्टल में रहती थी एक दिन उस हॉस्टल की वार्डन की मौत हो जाती है हार्ट अटैक आने की वजह से। अब उस बंदे की एक बच्ची होती है जिसका नाम होता है स्वेच्छा, और स्वेच्छा को अकेला न रखते हुए सत्य और पदू उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। खैर अब उसके बाद थोड़े दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सत्या स्वेच्छा को पढ़ा रहा होता है तभी पता नहीं अचानक पदू को क्या हो जाता है, वो अपने फ्लैट के बालकनी से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। ये देखकर सत्या के तो होश उड़ जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार पदू ने ऐसा क्यों किया। इस घटना के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और सत्या और उसका दोस्त राजाराम एक बहुत बड़े ड्रग डीलर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं जिसका नाम होता है शफी। अब पक्की प्लानिंग करके ये दोनों शफी को सक्सेसफुली पकड़ लेते हैं। लेकिन जब ये दोनों शफी को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे थे तो रास्ते में सत्या को उसकी बीवी पदू नजर आती है। वो अपनी गाड़ी रोकता है और उतरकर सत्या पदू की तरफ जाने लगता है। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए रफी राजाराम की गन छीन लेता है और वो गन लेकर उसके पैर पर शूट करके उसके पैर को जख्मी कर लेता है और राजाराम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता और वो रफी वहाँ से भाग जाता है। फिर सत्या चाहकर भी रफी को पकड़ नहीं पाता क्योंकि यहाँ पर सत्या अपनी पत्नी को इमेजिन कर रहा था। अब उसके बाद क्या था, डिपार्टमेंट वाले सत्या से पूछताछ करने लगते हैं कि तुमने हाथ आए हुए एक बहुत बड़े क्रिमिनल को भागने दिया, अगर तुमको इन्फॉर्मेशन मिली ही थी तो तुमको पहले कंट्रोल रूम में बताना चाहिए था। देखो तुम्हारी वजह से वो बेचारा राजाराम भी जख्मी हो गया, पैर में गोली लगने की वजह से पैरालाइज हो गया और उसकी जॉब चली गई। बताओ अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पर सत्या कुछ भी जवाब नहीं देता जिसकी वजह से सत्या को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। खैर अब उसके बाद यहाँ पर सीन प्रेजेंट पे आता है, इसलिए जब सत्या ने कमिश्नर से यह बात कही तो कमिश्नर को सत्या की बातों पर यकीन नहीं हुआ। खैर अब उसके बाद सत्या राजाराम के घर पर आकर राजाराम को एक ही बात बताने लगता है कि पता नहीं वो लड़की कौन थी और फिर दोबारा से उस फ्लैट के अंदर जाने पर वो कहाँ चली गई। अब राजाराम को सत्या की बातों पर भरोसा होता है, इसलिए सत्या अपने तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। अब पहले तो सत्या जिस होटल में पार्टी थी वहाँ पर जाकर पूछताछ करने लगता है, वहाँ के गेस्ट के लिस्ट को चेक करता है और सीसीटीवी फुटेज को भी देखने लगता है।
तो उस रात श्रीनिवास और वो लड़की वहाँ पर आई थी और उसी तरह से वहाँ पर पदू भी मौजूद थी। दूसरे कमरे की तरफ देखने पर यह बात पता चलती है कि पदू बेचारे किसी कमरे से लड़खड़ाती हुई बाहर आई थी और श्रीनिवास की पत्नी ने पदू को थोड़ा सा सहारा दिया था। लेकिन अब यहाँ पर उस होटल का ओनर आकर सत्या को डांटने लगता है कि तुम्हारे पास वारंट नहीं है तो तुम कैसे यहाँ पर चेकिंग कर सकते हो। अब सत्या भी यहाँ पर ज्यादा बखेड़ा ना करते हुए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब उसके बाद सत्या श्रीनिवास की फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाता है। वहाँ पर एक सीनियर बंदा होता है जिसका नाम होता है मोहन। वो मोहन से श्रीनिवास के बारे में कुछ पूछने लगता है। फिर वहाँ से सत्या दोबारा से श्रीनिवास के अपार्टमेंट में आ जाता है और उसके घर की तलाशी लेता है, लेकिन यहाँ पर भी उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब उस फ्लैट के नीचे सत्या को कुछ लड़कियां नजर आती है और उसे पता चलता है कि इस फ्लैट के ऊपर जुम्बा क्लासेस चलती है। ये सुनने के बाद सत्या को याद आता है कि उस दिन मैंने जिस लड़की को इस फ्लैट में देखा था उस लड़की ने भी कुछ वैसे ही कपड़े पहने थे, मतलब कि जुम्बा क्लासेस में पहनते हैं वैसे ही। तो फिर क्या था, सत्या जुम्बा सेंटर जाकर उन लोगों का रिकॉर्ड चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि क्रिस्टियाना नाम की लड़की थोड़ा सा इरेगुलर है। तो सत्या समझ जाता है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है ये जरूर क्रिस्टियाना ही है, मुझे इस लड़के को फाइंड आउट करना होगा। अब उसी वक्त मोहन सत्या को कॉल करके इन्फॉर्मेशन बताता है कि सर, मैं बरसों से श्रीनिवास को जानता हूँ। श्रीनिवास इतना कायर नहीं है कि वो आत्महत्या कर ले और मैंने ही जज को लेटर लिखा था कि श्रीनिवास के केस को दोबारा से रीइन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन फिर भी उस केस पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। एक दिन मैंने श्रीनिवास को एक लड़की के साथ देखा था और जब मैंने श्रीनिवास को उसके बारे में पूछा तो श्रीनिवास ने मुझसे बहुत ही नीचा दिखाते हुए बात की। खैर, अब उसके अगले दिन सत्या उस जगह पर जाता है जहाँ पर मोहन ने उस लड़की को देखा था। अब आसपास तलाशी लेने पर सत्या को एक दूरी पर वो लड़की नजर आती है जिसने अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। सत्या फटाफट से उस लड़की को फॉलो करने लगता है, लेकिन अनलकीली वो लड़की सत्या की आंखों से ओझल हो जाती है और सत्या उसे पकड़ नहीं पाता। अब इसी भागादौड़ में वहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है और मीडिया वालों को तो कुछ ऐसी खबर चाहिए। बार बार सत्या की वही क्लिप दिखाकर ये न्यूज बताने लगते हैं कि देखो ये पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा पागल हो गया है, अब आम पब्लिक को कौन बचाएगा। अब ये न्यूज देखने के बाद कमिश्नर सत्या को बुलाता है और उसे डांटने लगता है। सत्या कमिश्नर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कमिश्नर उसकी एक भी बात नहीं मानता। अब उसके अगले दिन सत्या क्रिस्टियाना के फ्लैट का एड्रेस पता कर लेता है। वो उस फ्लैट पर जाता है, लेकिन तब तक क्रिस्टियाना ने वो फ्लैट खाली कर दिया था। क्रिस्टियाना के रूम की तलाशी लेने पर सत्या को वहाँ पर एक पेपर मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि यू आर सो स्मार्ट रोमियो, हम दोबारा मिलेंगे, यू आर जूलियट। अब सत्या वही पेपर ले जाकर रवि को दिखाता है और कहता है कि वो जानती थी मैं उसके रूम में आने वाला हूँ। लगता है इसके जरिए क्रिस्टियन मुझको कुछ बताना चाहती है। तभी सत्या को अपने स्कूल डेज की एक घटना याद आती है। वो अपनी क्लास के ग्रुप का एक फोटो निकालकर रवि से कहने लगता है कि ये देखो, सारे क्लास में यही लड़की मुझको रोमियो कहकर बुलाती थी, शायद क्रिस्टियाना वही लड़की हो। और स्कूल डेज में जब एनुअल डे था तो उस दिन सत्या और क्रिस्टियाना रोमियो जूलियट का किरदार प्ले करने वाली थी, लेकिन क्रिस्टियाना अचानक स्कूल से कहीं भाग गई और वो कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब यहाँ पर रवि को सत्या की बातों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए दूसरे दिन सत्या अपने स्कूल में जाता है। प्रिंसिपल को उस घटना के बारे में पूछता है कि एनुअल डे पर क्या हुआ था, मतलब कि वो लड़की भाग गई थी, वो कहाँ गई। प्रिंसिपल बताती है कि जब एनुअल डे हो रहा था तब किसी का कॉल आया था। जब मैं ऑफिस रूम जा रही थी तभी मेरे सामने ऊपर से एक टीचर नीचे गिरकर मर गया और ऊपर देखने पर मुझे वहाँ पर एक लड़की नजर आई। जब तक मैं उस लड़की के पास जाती वो लड़की स्कूल से भाग चुकी थी। खैर, अब उसके बाद एक दिन क्रिस्टियाना खुद सत्या को मैसेज करके एक दरगाह पर बुलाती है। जब सत्या दरगाह के पास जाता है तो सच में वहाँ पर क्रिस्टियाना आई होती है। तो सत्या पहले उसे पदू के बारे में पूछता है। क्रिस्टियाना बताती है कि उस रात पार्टी में मैं भी मौजूद थी, मैंने पदू के साथ एक लड़के को देखा था और उसके बाद पदू लड़खड़ाते हुए मुझसे वॉशरूम के बारे में पूछने लगी। उसके बाद सत्या कहता है कि पदू अब मर चुकी है, उसने आत्महत्या कर ली। फिर सत्या क्रिस्टियाना से स्कूल से क्यों भाग गई इसके बारे में पूछने लगता है। तो एक्चुअली में स्कूल डेज में क्रिस्टियाना सत्या से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब ये दोनों रोमियो और जूलियट का प्ले करने वाले थे तो उसी वक्त एक टीचर ने दारू पीकर क्रिस्टियाना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसी हाथापाई के दौरान क्रिस्टियाना ने उस टीचर को ऊपर से नीचे धक्का दे दिया और उस टीचर की वहीं पर मौत हो गई। अब इस पुलिस के झंझट में ना पड़े इसलिए क्रिस्टियाना स्कूल से भाग गई। अब उसके बाद सत्या उसे श्रीनिवास के बारे में पूछने लगता है तो क्रिस्टियाना बताती है कि दरअसल कुछ दिन पहले क्रिस्टियाना जानबूझकर श्रीनिवास की जिंदगी में आई, मतलब कि जॉब के बहाने से वो उसके साथ मुलाकात करने लगी। वो उसे मैसेज करती, हमेशा उससे बात करने की कोशिश करती और अब देखते ही देखते उन दोनों में प्यार हो जाता है। ऐसे एक दिन क्रिस्टियाना श्रीनिवास से शादी के बारे में बात करने लगती है, लेकिन श्रीनिवास को इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। वो अपना बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता था और ज्यादा सक्सेसफुल बनना चाहता था। वो क्रिस्टियाना से 4-5 साल वेट करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर क्रिस्टियाना भी श्रीनिवास से दूर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं।
कि क्रिस्टियाना जुम्बा सेंटर आने के बहाने से श्रीनिवास के फ्लैट पर ही रुकेगी। मतलब कि ये दोनों सीक्रेटली अपना रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। अब कुछ दिनों तक उनका रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन बाद में क्रिस्टियाना को श्रीनिवास की असलियत के बारे में पता चलता है कि श्रीनिवास अपनी कंपनी में ड्रग्स बनाता है और इंटरनेशनली ट्रांसफर भी करता है। उस रात जब पार्टी थी तब क्रिस्टियाना ने श्रीनिवास से यही पूछा कि मैंने तो तुमको एक बहुत अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम तो एक हैवान निकले। और वैसे भी श्रीनिवास, मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाहती थी। मैं तुम्हारी जूलियट हूँ, याद आया? श्रीनिवास पूछने लगता है कि कौन जूलियट, किसकी जूलियट? तो बाद में उन दोनों को क्लैरिटी आती है कि श्रीनिवास का पूरा नाम होता है सत्या श्रीनिवास और क्रिस्टियाना श्रीनिवास को सत्या समझकर उसके करीब आई थी। और इत्तेफाक से ये श्रीनिवास उसी स्कूल में पढ़ता था। अब ये सच्चाई जानने के बाद क्रिस्टियाना के तो होश उड़ जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में क्रिस्टियाना वहां से जाने लगती है, लेकिन श्रीनिवास क्रिस्टियाना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मतलब कि श्रीनिवास ने बहुत ज्यादा दारू पी के रखी थी। अब यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए क्रिस्टियाना वही दारू की बोतल श्रीनिवास के सर पर मार देती है, जिससे कि श्रीनिवास की वहीं पर मौत हो जाती है। अब इसके कुछ दिनों बाद क्रिस्टियाना खुद पुलिस के सामने जाकर सरेंडर होना चाहती थी, लेकिन इसी दरमियान में पुलिस वालों ने श्रीनिवास का केस क्लोज कर दिया, एक आत्महत्या का केस मानकर। और उसके बाद एक दिन क्रिस्टियाना अपना और श्रीनिवास का फोटो हासिल करने के लिए वो श्रीनिवास के अपार्टमेंट में गई थी, ताकि पुलिस वालों को कोई भी सबूत ना मिल सके, क्योंकि श्रीनिवास का केस दोबारा से रीओपन हो गया था। लेकिन इत्तेफाक से जब क्रिस्टियाना उस रूम में होती है तभी सत्य वहां पर आया था। सो क्रिस्टियाना ने श्रीनिवास की पत्नी होने का नाटक किया और उसके बाद वो वहां से चली गई थी। अब यहाँ पर प्रेजेंट में क्रिस्टियाना सत्या को एक नंबर देती है। मतलब कि जिस तरह श्रीनिवास की मौत हुई थी तब क्रिस्टियाना को श्रीनिवास के जेब में यह नंबर मिला था और शायद ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो इस नंबर को सत्या को देने के लिए वेट कर रही थी। और इसी नंबर को हासिल करने के लिए काफी सारे लोग क्रिस्टियाना के पीछे पड़ चुके थे, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए भाग रही थी। लेकिन अब फाइनली क्रिस्टियाना सत्या से मुलाकात करके उसे वो नंबर दे देती है। लेकिन तभी उसी वक्त हम वहाँ पर शफी को देखते हैं, जो वहाँ पर छुपकर बैठा हुआ था और वो सत्या को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो गोली क्रिस्टियाना के हाथ पर लग जाती है। सत्या फटाफट से क्रिस्टियाना को किसी बंदे के हवाले करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कहता है और यहाँ शफी का पीछा करने लगता है, लेकिन अनलकीली इस बार भी शफी उसके हाथ से बचकर निकल ही जाता है। अब उसके बाद सत्या कमिश्नर के पास आकर उसे ये सारी बातें बताता है, लेकिन कमिश्नर दोबारा सत्या को डांटते हुए कहता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा है श्रीनिवास के केस को हैंडल करना बंद कर दो। अब कमिश्नर को प्रूफ दिखाने के लिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, मतलब कि जहाँ पर क्रिस्टियाना को गोली लगने की वजह से एडमिट किया गया था। लेकिन वहां जाने के बाद एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी लड़की नहीं आई है। तो ये बात देखकर कमिश्नर दोबारा से सत्या के ऊपर भड़क जाता है। अब उसके बाद सत्या राजाराम के पास आता है और उसे ये सारी बातें बताने लगता है। राजाराम कहता है कि अरे सर, आप खामखा इस केस पर मेहनत कर रहे हो, आप इस केस को छोड़ दीजिए और अपनी बेटी के ऊपर ध्यान दीजिए। वो आपका कब से इंतजार कर रही है, स्वेच्छा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। लेकिन फिर भी सत्या अपने घर पर आकर अब तक जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें रिवाइंड करने लगता है और इसी में सत्या को एक बात खटकने लगती है। इसीलिए अब सत्या रवि के घर पर जाकर उसे पूछने लगता है कि बताओ रवि, तुम कितने में बिके हो, अपने ईमान को तुमने कितने में बेचा है? क्योंकि मैं क्रिस्टियाना से मिलने के लिए जा रहा हूँ, ये बात सिर्फ मैंने तुमको ही बताई थी। और इसीलिए वो रवि वहाँ पर आकर क्रिस्टियाना को मारने की कोशिश कर रहा था। रवि कहता है कि सत्या, मैंने अपना ईमान नहीं बेचा है, मैंने बस एक ही काम किया था। श्रीनिवास का मर्डर हुआ था, लेकिन मैंने डॉक्टर से बोलकर उस मर्डर को आत्महत्या के रूप में बदल दिया ताकि किसी को पता न चल सके, क्योंकि उन लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया था और उन्होंने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। अब उसी वक्त रफी सत्या को कॉल करके ये कहना लगता है कि सत्या, क्रिस्टियाना मेरे कब्जे में है, इसलिए तुम्हारे पास जो नंबर है वो 2 घंटे के अंदर मुझे ला कर दो, वरना तुम्हारी लड़की गई काम से। सो फटाफट से सत्या शफी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और शफी से कहने लगता है कि वो नंबर मेरे पास नहीं है, मैंने उस नंबर को फाड़ दिया है। लेकिन तभी कोई अनजान बंदा शफी को पीछे से गोली मारकर उसका कत्ल कर देता है। और दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो अनजान बंदा और कोई नहीं बल्कि कांस्टेबल राजाराम होता है। जी हाँ दोस्तों, और फिलहाल सत्या की बेटी उसके कब्जे में होती है। अपने दोस्त राजाराम को देखकर सत्या तो शॉक ही रह जाता है, क्योंकि राजाराम अब तक पैरालाइज नहीं हुआ था, उसके पैर तो सही सलामत थे। अब सत्या अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राजाराम सत्या के पेट में गोली मार देता है और वो उसे उस नंबर के बारे में पूछने लगता है। सत्या यही बताने लगता है कि तुमने देखा ना, मैंने उस नंबर को अभी फाड़ दिया, मेरे पास वो नंबर नहीं है और आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो राजाराम कहने लगता है कि 15 साल तक मैंने डिपार्टमेंट में काम किया, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट मुझे कुत्ता का कुत्ता ही समझता है। जब मुझे श्रीनिवास के ड्रग्स स्मगलिंग के बारे में पता चला, तब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके कमिश्नर को बताया, लेकिन कमिश्नर ने मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे वहां से भगा दिया। इसीलिए क्या फायदा इस मेरी ईमानदारी का और मेरी मेहनत का। उसी रात जब मैं आत्महत्या करने वाला था,
तभी उसी वक्त मुझे श्रीनिवास ने कॉल किया और वो मुझसे कहने लगा कि 15 साल डिपार्टमेंट में काम करके तुमको क्या मिला, अभी तक तुम उसी पोजीशन पर हो, इसलिए मेरे साथ काम करो, तुम्हें पैसा भी मिलेगा और पोजीशन भी मिलेगी। इस तरह से कांस्टेबल राजाराम श्रीनिवास से हाथ मिला लेता है और ड्रग स्मगलिंग के काम में लग जाता है। और देखते ही देखते राजाराम श्रीनिवास से भी आगे निकल जाता है और पार्टी के दिन राजाराम हैरी नाम के एक बंदे के साथ अपनी सेपरेट डीलिंग करने लगा कि मैं तुमको कंटेनर का नंबर दूंगा और तुम मुझे इतने पैसे दे दो। अब इसी बातों के दरमियान श्रीनिवास वहाँ पर आ जाता है और अब श्रीनिवास को पता चल चुका था कि राजाराम ऐसे हरकत कर रहा है, मतलब कि वो श्रीनिवास को ही टेक ओवर करना चाहता है। ये देखकर श्रीनिवास कहने लगता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम जैसे कुत्तों को सर पर बिठा कर रखा है, इसलिए तुम लोगों की ये सब कुछ करने की हिम्मत हो रही है। आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखाई दी। उसके बाद जब श्रीनिवास और क्रिस्टियाना होटल से बाहर बात करने के लिए गए थे, तब क्रिस्टियाना ने श्रीनिवास के सर पर बोतल मार दी थी। उसके बाद जब जयराम श्रीनिवास के पास गया, तब श्रीनिवास जिंदा ही था, लेकिन उसके पास वो कंटेनर का नंबर नहीं था। इसलिए अब इसी मौके का फायदा उठाकर राजाराम श्रीनिवास को मार देता है और उसके बाद कांस्टेबल राजाराम ने ही इस रवि के बेटे को किडनैप करके श्रीनिवास के मर्डर केस को एक आत्महत्या का रूप देने के लिए कहा था। उसी तरह से ऑफिसर रवि ने अपने बेटे को बचाने के लिए श्रीनिवास के केस की सारी रिपोर्ट बदल दी और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया। उसके बाद जब सत्य और कांस्टेबल राजाराम ने शफी को पकड़ा था और वो उसे कार से लेकर जा रहे थे, तब जानबूझकर शफी ने राजाराम के पैर पर गोली मार दी थी ताकि राजाराम इस पुलिस की जॉब को छोड़ना चाहता था। तो अब यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद सत्या और राजाराम के बीच बहुत ज्यादा हाथापाई होने लगती है। उन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होने लगती है। इसी दरमियान स्वेच्छा क्रिस्टियाना को ढूंढ लेती है और उसे किसी बक्से से बाहर निकालती है। अब यहाँ पर क्रिस्टियाना सत्या से कहती है कि सत्या, मैंने इसी बंदे को पदू के साथ देखा था। हाँ, उस रात पार्टी में यही बंदा था। अब ये सुनने के बाद सत्या राजाराम को और भी ज्यादा मारने पीटने लगता है। उससे पूछने लगता है कि बताओ तुमने पदू के साथ क्या किया। और दोस्तों यहाँ पर एक और ट्विस्ट रिवील होता है। अब उस रात श्रीनिवास को मारने के बाद राजाराम दोबारा से पार्टी में आता है और यहाँ पर पार्टी में हैरी के साथ बातें करने लगता है। अब यहाँ पर हैरी राजाराम से एक लड़की की डिमांड करता है और सिलेक्ट करता है पद्दू को। सो राजाराम पद्दू के ड्रिंक में एक नशे की दवा मिलाकर उसको बेहोश कर देता है और एक रूम के अंदर लेकर जाता है और उसके बाद हैरी पद्दू के साथ बलात्कार करता है। अब ये सच जानने के बाद सत्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो राजाराम को वहीं पर जान से मार देता है। अब उसके कुछ दिनों बाद सत्या को पद्दू के कपड़ों के अंदर एक चिट्ठी मिलती है। उसके अंदर पद्दू ने अपना कन्फेशन लिखा होता है कि पार्टी में मेरे साथ क्या हुआ ये मैं तुमको बता नहीं सकती और इस दर्द के साथ मैं तुम्हारे साथ भी जिंदगी नहीं गुजार सकती और मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। तुम खुश रहना, हमारी स्वेच्छा का ख्याल रखना। और दोस्तों इस वजह से पद्दू ने आत्महत्या कर ली थी। इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।